शुरुआती सीन में माइलो स्टैनफील्ड नाम का एक आदमी दिखाया गया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसटी से पीड़ित है। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा होकर पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रखते हुए देखा जाता है। इसी बीच वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं के समय से जुड़ी कुछ जटिल गणनाएं भी करता हुआ दिखाई देता है। माइलो एक यात्री बस, एक गड्ढे, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और तेज रफ्तार साइकिल सवार के आने पर गौर करता है। इन अवलोकनों के बाद वो सड़क पार करता है और रणनीतिक रूप से गड्ढे के पास वाले मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रख देता है। जल्द ही उसके द्वारा नियोजित चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है जिससे पानी के छींटे पेन पर पड़ते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ये स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान खींचता है जो फिर पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी पल तेज रफ्तार साइकिल सवार कलाकार से टकरा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वो मेल बॉक्स से टकराकर पास के फ्रूट स्टैंड पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है जिससे बस ड्राइवर सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वो ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं पड़ता और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं होता। माइलो फिर ये पुष्टि करने के बाद कि उसकी योजना सुचारू रूप से सफल रही, वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन एक एफबीआई स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम पर कट होता है। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रेंच डिवीजन के लिए काम करती है जो अलौकिक घटनाओं में विशेषज्ञता रखता है। ओलिविया अपने सिर की चोट के कारण एक लंबे अंतराल के बाद काम पर वापस लौटती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो फ्रेंच मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके साथी अधिकारियों में से एक चार्ली द्वारा किया जाता है जो टीम का सुपरवाइजर है। इसी बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टर नीट बिशप लैब सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल से ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिलिप कहता है कि वो फोलिविया नाम की एक हमशक्ल है और चिंता व्यक्त करता है कि क्या वे अपनी टीम में एक ढोंगी को शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि जो ओलिविया ऑफिस के अंदर है वो असली नहीं है, वो वास्तव में एक ढोंगी है जिसे असली वाली की जगह लेने के लिए लाया गया है। वॉल्टरनेट फिर फोलिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और उसके भीतर असली ओलिविया की यादें प्रत्यारोपित करने के पीछे की अपनी प्रेरणा का खुलासा करता है। उसका दावा है कि फोलिविया ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टरनेट ये पता लगाना चाहता है कि वो ऐसा कैसे कर पाती है। इसके लिए वो कहता है कि उन्हें उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि वो यहीं की रहने वाली है। फिलिप पूछता है कि क्या होगा अगर उसकी नई पहचान टिक नहीं पाई, जिस पर प्रमुख जवाब देता है कि उसके बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बाद में चार्ली टीम को बस दुर्घटना के बारे में जानकारी देता है जो देखने में सामान्य लगती है, लेकिन उसका दावा है कि इस हफ्ते ऐसी घटना 2 बार हो चुकी है। प्रत्येक मामले में पीड़ित की मृत्यु हुई है। इसके बाद वो अपनी टीम को साइट जांच के लिए जाने से पहले सावधान रहने को कहता है। कुछ समय बाद एफबीआई टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और सुराग खोजने के लिए अलग अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नामक एक अन्य एफबीआई एजेंट द्वारा किया जाता है जिसका चेहरा जलने के निशानों से खराब हो गया है। चार्ली शव का निरीक्षण करता है और उसकी उंगलियों के निशान का उपयोग करके उसकी आगे की जानकारी प्राप्त करता है। वो पता लगाती है कि मृतक महिला का नाम जूलिया फॉस्टर है। इसी बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है जो इस घटना से हिला हुआ है क्योंकि उसने अब तक कभी किसी पक्षी या जानवर को भी टक्कर नहीं मारी थी। साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत की जांच करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसे घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। चश्मीदीदों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए नीचे झुका था, जिस दौरान वो साइकिल सवार से टकरा गया और फ्रूट स्टैंड में जा गिरा। ये सुनकर एजेंट ली अनुमान लगाता है कि वो पेन ही मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम बनाया और अंततः पीड़ित की मृत्यु का कारण बना। अगले दिन फ्रेंच मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली उन 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की फोटो में भी वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है जिससे इसे और भी यकीन हो जाता है कि किसी ने घटनाओं के इस क्रम को सुनियोजित किया है। इसके बाद वे फ्रेंच एजेंसी के एक गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उसे इन घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि वो दावा करती है कि कोई भी इंसान घटनाओं के ऐसे क्रम को अंजाम नहीं दे सकता और उसे 2 बार अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकता। उनकी बहस के बीच एक और वैसी ही बस दुर्घटना हो जाती है जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है। 2 और 2 मिलकर आपको बस से टक्कर मिल जाती है। एफबीआई एजेंट तुरंत घटनास्थल की ओर भागते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित अभी भी जीवित हैं। राहगीरों से पूछताछ करने पर उन्हें पता
चलता है कि अचानक एक कुत्ता सड़क पार कर गया, जिससे बस का नियंत्रण बिगड़ गया। तभी ओलिविया का ध्यान जमीन पर लुढ़कते हुए एक वैसे ही बॉल पॉइंट पेन पर जाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं का क्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो आसपास देखती है और उसे एक ओवरहेड ब्रिज से नीचे देखता हुआ एक संदिग्ध माइलो नजर आता है। कुछ ही पलों बाद ईयरबड्स पहने एक आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी सामने से आती एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपना कोटा पूरा करने की जरूरत थी। अपना संदेह पुख्ता होने पर ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और माइलो की ओर दौड़ती है। ये देखकर वो तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल नीचे फेंक देता है। इससे एक बस अपना रास्ता बदलने और ठीक ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजरने के लिए मजबूर हो जाती है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर रखती है और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन माइलो पुल से कूदकर बस की छत पर जा गिरता है और वहां से भाग निकलता है। माइलो बसों का जादूगर है। इस घटना के बाद माइलो घर लौटता है और अपनी बहन मैडेलिन को अपने लिए चिंतित पाता है। वो उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई फोन आ रहे हैं, लेकिन वो उसे अनसुना कर देता है। फिर वो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है और दावा करती है कि वो बहुत आगे निकल गया है। हालांकि माइलो उसकी हरकतों का पहले ही अनुमान लगा लेता है और उसके वाक्यों को खुद पूरा करके प्रभावी ढंग से उसे चुप करा देता है। कुछ ही देर बाद मैडेलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा खिलौना दिखाती है, जो उनकी माँ की एक याद है। इससे वो असहज महसूस करने लगता है और ये कहकर वहां से चला जाता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चेंबर में जाने से पहले वो ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उनके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय वापस लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी जांच के बाद वो तीनों पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंध खोज लेती है। वे तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सेंटर से जुड़े थे। वो अपनी इस खोज को चार्ली के साथ साझा करती है और वे दोनों तुरंत उसी मेडिकल सेंटर की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया गौर करती है कि मरीजों का एक समूह उसी बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हैं। आईपैड्स उन्हें पागल कर देते हैं। बाद में वे एक मुख्य डॉक्टर से मिलते हैं, जो बस दुर्घटना के तीनों पीड़ितों को पहचान लेता है। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण देने के बाद डॉक्टर लेविन समझाते हैं कि वे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण मरीजों की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए प्रायोगिक प्रक्रियाओं में उनकी मदद कर रहे हैं। वो उन्हें अपने मरीजों के वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें ओलिविया माइलो को पहचान लेती है। उसके बारे में पूछताछ करने पर डॉक्टर लेविन जवाब देते हैं कि वो उनके मरीजों में से एक है जो उसी ड्रग ट्रायल से गुजरा था जिसने उसके आईक्यू को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। वो आगे कहता है कि माइलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उसे प्रायोगिक प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस लौटना था, लेकिन अब वो उनके फोन का जवाब नहीं दे रहा है और वो हर उस व्यक्ति को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। माइलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उनसे अनजान माइलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी गतिविधियों के हर एक पैटर्न को नोट कर रहा है और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया माइलो के घर पहुंचते हैं, जहां मैडेलिन उनका स्वागत करती है। वे उससे माइलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उनसे अनजान होने का दावा करती है। ये महसूस करते हुए कि वो कुछ छुपा है ही है, एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और ये भी कि उसे खुला छोड़ना कितना खतरनाक है। जब चार्ली माइलो के कमरे की जांच करने जाता है तो ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है और साझा करती है कि वे एक दूसरे का ख्याल कैसे रखती थीं। इससे मैडेलिन को इतना सुकून मिलता है कि वो अपने भाई के बारे में और जानकारी साझा करने लगती है। वो समझाती है कि माइलो छोटी से छोटी जानकारी तक असंख्य घटनाओं के परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है और वो केवल उसे खिलौना घोड़ा दिखाकर उसकी एकाग्रता तोड़ सकती है। जब भी वो बुलजाई को देखता है, उसे वुडी की याद आ जाती है। ओलिविया आखिरकार उसे वो सब कुछ बताने के लिए मनाने में सफल हो जाती है जो वो जानती है और इस बात पर जोर देती है कि वे नागरिकों के साथ साथ माइलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। मैडेलिन फिर उसे एक नोट सौंपती है जिसमें उस होटल के स्थान का खुलासा होता है जहां माइलो वर्तमान में रुका हुआ है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली ASD के साथ माइलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि कोई भी योजना बेकार होगी, क्योंकि वो उनके हर कदम की भविष्यवाणी कर सकता है। नतीजतन वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल जाने का विकल्प चुनते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे मदद मिलेगी, लेकिन वे बेहतर जानते हैं। इसी बीच माइलो अपने होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देखते हुए उन दृश्यों की कल्पना करते हुए देखा जाता है जो अगले कुछ मिनटों में होने वाले हैं। अपनी क्षमता के साथ वो भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आ जाएंगे और वे उसका पीछा करेंगे।
वो ये भी गणना करता है कि वो ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिन्हित क्षेत्र में फुसलाकर मार सकता है जहां हवा बहुत पतली है और उसे सीमेंट की ईंटों के ढेर के नीचे कुचल सकता है। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, दोनों FBI एजेंट होटल पहुंचते हैं और माइलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वो निर्माण स्थल की ओर दौड़ता है जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा वाले क्षेत्र थिन एयर जोन के चेतावनी संकेतों से अनजान है, रेस्पिरेटर पहनने के लिए रुकने के बजाय उसमें से दौड़ती हुई निकल जाती है। इससे वास्तव में माइलो की गणना गलत हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी मूर्ख होगी। इसके अलावा वो सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बच जाती है जिसके बारे में माइलो ने मान लिया था कि वे उसे कुचल देंगी। अपनी गणना को गलत होते देख विलन हैरान रह जाता है और अंततः उसके द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस समय ऑक्सीजन के कम स्तर के कारण ओलिविया का दम घुटने लगता है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली ठीक समय पर पहुंच जाता है और ब्रीदिंग एपरेटस के साथ उसकी मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि वो रेस्पिरेटर पहनने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर वो जवाब देती है कि उसने चेतावनी संकेत को पहचाना ही नहीं था। बाद में ओलिविया मैडेलिन को अस्पताल ले जाती है जहां माइलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार IQ बढ़ाने वाली दवा माइलो के दिमाग में बहुत लंबे समय तक रही है, जिसके कारण वे अब रिवर्सल प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ हैं। उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडेलिन कमरे के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे दूसरे ब्रह्मांड के अपने बॉयफ्रेंड पीटर का आभास होता है। वो उसे बताता है कि वो इस ब्रह्मांड की नहीं है। अपने दावे का समर्थन करने के लिए वो उसे याद दिलाता है कि कैसे इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी जानकारी की कमी ने पहले उसकी जान बचाई थी। उसके अनुसार यदि उसने चेतावनी संकेतों को पहचान लिया होता और वो वहां रुक गई होती तो उसकी मृत्यु हो गई होती। पीटर उसे अपनी सभी यादों को वापस याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता है।